सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स जो हमारे को फिज़िक्स में और फिज़िक्स बेस्ड एप्लीकेशंस में रिक्वायर्ड रहेगी वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग कवर करेंगे अलजेब्रा, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस. Elementary algebra और trigonometry will try to cover up by today in this lecture. Coordinate geometry next lecture में, और लास्ट के 2 लेक्चर में will try to cover calculus, जिसमें हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज 3 थिंग्स. सो कैलकुलस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे बिकॉज कैलकुलस की एप्लीकेशन काफ़ी है फिज़िक्स में. सो इसलिए कैलकुलस में दो लेक्चर लगाएंगे हम लोग. तो आज के लेक्चर में एलिमेंट्री अलजेब्रा और एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे. अभी तक हम लोग अपने फ़िज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में 300 लेक्चर सीरीज़ में कवर अप कर चुके हैं बेसिक फ़िज़िक्स, जिसमें वाई फिज़िक्स देखा था, इंट्यूटिव फील्ड ऑफ फिज़िक्स देखा था. फिर सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने कवर अप कर लिया यूनिट एंड मेजरमेंट्स, डायमेंशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस. सो उसके अंदर हमने 4 लेक्चर्स में वी हैव फिनिश दैट. नाउ इज़ द नेक्स्ट चैप्टर बेसिक मैथ्स. सो लेट्स बिगिन लेक्चर नंबर 1, basic maths. So let's start with our fundamental question. Why the requirement of maths in physics? क्यों ज़रूरत पड़ गई मैथ्स की फ़िज़िक्स में? So let us again begin in a manner कि फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स इज़ अ एक्यूरेट नॉलेज जो आपको आपके फिज़िकल फिनोमिना और नेचुरल फिनोमिना के बारे में एक एक्यूरेट नॉलेज प्रेजेंट करता है. दैट इज़ व्हाट इज़ फिज़िक्स. और वो कैसे आती है फिज़िकल फिनोमिना की नॉलेज? फ्रॉम द इक्वेशंस दैट इट क्रिएट बिटवीन द फंडामेंटल क्वांटिटीज़. और वो इक्वेशंस कैसे बनती हैं? दैट इज इक्वेशंस इज बीन गिवन बाय मैथ्स ओनली. सो फिजिक्स आस्क्स द क्वेश्चंस एंड मैथ्स आंसर देम. सो फॉर इंस्टेंस ये ब्लॉक है, सपोज मास एम का, यहाँ पे हमने फोर्स लगाई. एक इंट्यूशन हमारे को पता लग जाएगी कि दिस ब्लॉक विल मूव दिस डायरेक्शन. बट कितना मूव करेगा, कितना फास्ट मूव करेगा, कितनी देर तक मूव करेगा, कोई मूव भी करेगा नहीं करेगा. सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी क्वान्टिफाइड थ्रू मैथ्स ओनली. बट फिज़िक्स एक इंट्यूशन दे देगी और फिज़िक्स आपको हेल्प करेगी टू डिराइव अ रिलेशनशिप कि हम एक जनरलाइज्ड इक्वेटेड फॉर्म में कैसे पहुंच जाए, ताकि हम फ्यूचर में इफ़ यू अप्लाई दिस फोर्स ऑन दिस मास सो वी कैन गेट कि कितना मूव करेगा, हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन दैट. ठीक है. सो वो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमने F लगाया M के ऊपर. ठीक है. तो हम लोगों ने वी हैव सीन कि इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो गया. ठीक है. सो विथ सम एक्सेलरेशन. तो फिज़िक्स से मैथ्स तक की जर्नी होती है. पहले हमारे को एक इंट्यूशन आई कि हाँ मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो इस डायरेक्शन में मूव किया. स्लो मूव किया, फास्ट मूव किया, रुका रहा, या बहुत तेज़ मूव किया. 10 सेकेंड बाद कहाँ होगा, 20 सेकेंड बाद कहाँ होगा. दैट इज़ ऑल वी नीड टू ड्राइव अ रिलेशनशिप कि फोर्स से मास की रिलेशनशिप क्या है. और उसके बेसिस पे आई नीड टू गेट सम इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, ताकि उस इक्वेशन को मैं जनरलाइज कर दूँ एंड दैट इक्वेशन आई कैन यूज़ इट फॉर एनी मास एंड एनी फोर्स. ठीक है. तो वो इक्वेशन कैसे होती है? पहले मैंने देखा कि ओके ये फोर्स लगाने पे आगे मूव करेगा. ये मेरे को एक इंट्यूटिव फील हो गई. फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे कि टू गेट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एफ. तो मैंने क्या किया, पहले फोर्स डबल कर दी सेम मास के लिए. फिर मैंने फोर्स सेम रखी, मास डबल कर दिया. ठीक है. फिर मैंने एक्सेलरेशन चेक करी यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे भी एक्सेलरेशन चेक करी. फिर मैंने क्या किया, फोर्स मैंने हाफ कर दी और मास डबल कर दिया. फिर मैंने एक्सेलरेशन चेक करी. तो आई हैव सीन ऑल दोज थिंग्स टू डिराइव कि मेरा फोर्स से मास के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो मेरे को पता लगा फोर्स से इज़ डायरेक्टली रिलेशन टू मास. ठीक है. एक रिलेशनशिप निकला कि जितना बड़ा मास होगा उतना ही एक्सेलरेशन का, नॉट फॉर द मास, एक्सेलरेशन का मेरे को रिलेशनशिप पता मास के साथ कितना है कि जितना बड़ा मास होगा उसकी उतनी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा मास होगा उसकी उतनी स्लो एक्सेलरेशन होगी. ये मेरे को विद द एक्सपेरिमेंटेशन पता लगा. ठीक है. पहले मेरे को एक इंट्यूटिव फील आई कि मूव करेगा. उसके बाद मैंने एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए. उसके बेसिस पे मैंने एक लॉजिकल कंक्लूजन किया जिसके बेसिस पे मैंने एक फिजिकल मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करी कि दैट इज़ F इजिकल्स टू एम ए. फोर्स जितनी मैं लगा रहा हूँ
that is directly proportional to, so acceleration is inversely proportional to mass. ठीक है, जितना बड़ा मास होगा उतनी स्लो एक्सीलरेशन होगी. दैट इज व्हाट आई हैव डिराइव्ड. सो फाइनली आफ्टर डूइंग ऑल दिस एक्सपेरिमेंट आई हैव कम टू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. ये मेरा एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकल गया. अब इस रिलेशनशिप के बाद मैं f की कोई भी वैल्यू डालूँ इन द फ्यूचर, मास की कोई भी वैल्यू इन फ्यूचर डालूँ, तो आई कुड एबल टू गेट द एक्सेलरेशन. सो दैट इज़ व्हाट के एक इंट्यूशन को क्वांटिफाई कर दिया मैथ्स ने, कि मेरे को बस एक आया कि अगर मैं फोर्स लगाऊँ तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. फिर मैं इसको और फर्दर इसको और फर्दर इवेल्युएट कर सकता हूँ कि ये मूव भी करेगा नहीं मूव करेगा. सपोज ये ब्लॉक रखा हुआ है तो देयर विल बी सम फ्रिक्शन ऑन इट on the back side if I am going to apply the force. तो फ्रिक्शन कितनी है, up to what level it is going to move, and after what force it is going to move. So these all things can only be quantified when you get a relationship in mathematical terms. ठीक है. एक वेग टर्म्स में फिजिक्स में मुझे पता लग जाएगा, बट उसको क्वांटिफाई और प्रिसाइज करने के लिए और ताकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो जाए, वी नीड मैथमेटिक्स. राइट. सो अनदर एग्जांपल देखते हैं. सपोज ये कार है, ये कार ए टू बी मूव कर रही है, तो मेरे को पता करना है कि हाउ दिस कार, देख के पता लग रहा है कि इस डायरेक्शन में मोशन है. ठीक है, बट मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि 1 घंटे बाद ये कार कहाँ पे होगी, मुझे नहीं पता लगेगा 2 घंटे बाद ये कार कहाँ पे होगी, बिकॉज आई डोंट नो द वेलोसिटी. तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया. आई हैव डन द एक्सपेरिमेंट के पहले मैंने इस कार को 10 किलोमीटर दौड़ाया. 10 किलोमीटर दौड़ाया 1 घंटे. मैंने देखा कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चली, तो मैंने कहा चलो 10 किलोमीटर पर आवर के चल रही है. फिर मैंने इसी कार को 20 किलोमीटर किया. देन 20 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया 2 आवर में. सो आई हैव डन दिस मल्टीपल एक्सपेरिमेंट. आई हैव रियलाइज ओके दिस इसकी स्पीड जो आ रही है कार की, दैट इज़ कमिंग है 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा मैं. जब मैंने इसकी स्पीड के लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा, देन आई कुड एबल टू डिराइव द रिलेशनशिप कि अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो आई कुड एबल टू सी कि आफ्टर 5 आवर इट विल बी 50 किलोमीटर. तो एक प्रिसाइज वे में मैंने बता दिया कि 5 घंटे बाद ये कार कहाँ पे होगी, कि रादर देन बस जस्ट देख के यहाँ पे कि ये कार इधर मूव कर रही है, तो आई कुड नॉट एबल टू क्वांटिफाई दैट नंबर कि कहाँ पे कितनी देर बाद कहाँ पे पहुँचेगी. ठीक है, दैट प्रिसीशन, दैट क्वांटिफिकेशन मैथ्स के थ्रू आता है फिजिक्स में. ठीक है, तो फिजिक्स को और प्रिसाइज करने के लिए मैथ्स इज़ अ लैंग्वेज. ठीक है, सो this is what here maths generalized the physics into the formula. We calculate and we describe the past, what is happening, what happened in the past, what is happening in the present, and on that basis we can predict the future on the basis of the formulas. Okay, this is what the maths do with the physics. Now second is okay, mathematics convert the ideas into precision. So same way, if you see there's an apple is falling on the ground. So one is saying apple is falling fast, apple is falling with a normal speed, but fast is a vague term. We don't know what is fast, what is slow. So again, to go from the generalized term to a more precise term, mathematics is required. So mathematics gave you the perfect answer. Okay, it is moving with the this is the fastness, this is the gravity, 9.8 meter per second, it is falling down. So mathematics is giving you the precise knowledge and giving you the universally communicable, which is acceptable in all the situation. That is what the mathematics is giving it to you. Okay, then mathematics reveals the pattern. Mathematics tell you about, through the graphs you get to know about the motion. ठीक है, then mathematics will help you in unifying different laws. So for instance, if you have a law on the falling apple, force of gravitation on the falling apple, same force of gravitation on the moon. So mathematics help you in unifying this and come up with a constant unified laws. That is what we have, a universal law of gravitation. ठीक है, same way, suppose I am having the ST graph like this. So this is a mathematics graph. So it will help you analyzing the motion. It will help you analyzing motion. कैसा हो रहा है? Suppose this is my S, this is my T, S is my displacement. So it is a uniform displacement. It is a straight line. It is a uniform displacement. Suppose I'm having a graph like this, S and T. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी velocity धीरे धीरे decrease कर रही है and it goes down to 0, and now it is increasing in the opposite direction. So that means there is a retardation happening up to this level, and then the acceleration in the opposite direction it is happening. So to describe a motion also, mathematics is helping us to describe a motion also, to revealing the pattern कि कैसे move करेगा. It is going to help, it is helping us. So same way, if it's moving like this, we can predict if it's at time t it is here, and at time t plus 5 I can get to know, extrapolate, we can predict the
distance will be, or the displacement will be here. Same way here I can get to know the where will be the displacement after t plus n second. After t plus n second I can get to know. So mathematics also help you to analyze the and predict the future with those mathematical equations and the formulas that we are deriving, right? So that is how the maths and physics are related. So just to brief कि हमने क्या पढ़ा कि physics is to observe the reality, और reality means कि मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई इस मास पे, ये मेरे को इंट्यूशन हो गई इधर को मूव करेगा, बट टू डिस्क्राइब इट क्लियरली वो कितना मूव करेगा, कितना तेज मूव करेगा, कितना स्लो मूव करेगा, वो मैथ्स बताता है, ठीक है। सेम वे फिजिक्स आस्क क्वेश्चंस कि यहाँ पे मास है, ये मैंने फोर्स लगाई कि यहाँ पे ये मूव करेगा या नहीं मूव करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, या मूव या टॉपल कर जाएगा। सो टू सॉल्व देम क्वांटिटेटिवली मैथ्स इज गोइंग टू आंसर दिस, देन सी द रिलेशनशिप, ठीक है। उस सो नाउ फोर्स मैंने 10 लगाई यहाँ पे फोर्स, एंड ऑन अ 1 kg इट इज़ मूविंग एट अ 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। सो it is just a one term, it is not a generic term. So to create into the relationship, mathematics express it into the formula like F is equals to ma. So now for any force and any mass you can apply and get the acceleration. So mathematics expresses the one condition into the more generalized condition by expressing it into the formulas. Then we go, okay, you imagine an idea, and mathematics help you in predicting the real outcome, because if you imagine something, mathematics help you with the experimentation to develop some relationship, mathematical relationship. जब mathematical relationship बन जाती है, then I could able to get to know के after certain amount of time where will be the particle or something. Like for instance in the same question, if I apply force at t is equals to 0, the force, मैंने force को रोक दिया at t is equals to 5. So now I need to know at t is equals to 10 second ये ब्लॉक कहाँ पे होगा, ठीक है। t is equal to 10 second ये ब्लॉक कहाँ पे होगा। So that prediction can only come through the mathematical relationship that we have derived from mathematical relationships that we have derived, that is going to help us in getting to know कि after 10 second पे वो ब्लॉक कहाँ पे होगा, ठीक है। So this all future predictable outcome that is going to come through the mathematics. So that's how physics and mathematics are interrelated. So mathematics is like a language of physics. It is going to help you in making physics more accurate and more quantifiable, right? So अब हम लोग मूव करते हैं algebra पे, which is our first topic for this session. So algebra, what is algebra? Algebra क्या होता है? So you have a algebra is a generalization of arithmetic. Generalization of arithmetic कैसे होता है? Suppose you are having 2 liter of milk, you add with 3 liter of water, and you have got 5 liter of mixture मिल गया आपको, ठीक है। Now it is an arithmetic operation, it is happening, and it is on a one condition only. Now to generalize this thing, if I tell A is added to B and giving me a mixture of C, so now I can add A in instead of milk I can add some other solution, like I can add some oil into the water. If A ml of oil, I add B ml of water, I'll get C ml of mixture. So here the generalization happened. Rather than with the milk and the water, I can change anything. So now the arithmetic is getting generalized with the algebra, okay? It is now variable. We have put the variable, and in that variable we can put any terms. That is what algebra is, generalization of arithmetic, okay? So why it is being required in physics? You have the laws, and that law needs to be applied to each and every situation and each and every object. Like for instance, F is equals to M into A. So this law should be valid to all the forces and all the mass and in all the scenarios. Suppose मेरी 2F force है तब भी ये law applicable होना चाहिए, F/2 है तब भी ये law applicable होना चाहिए, and mass को भी अगर मैं change करूँ, so all this thing should work in a same manner for all the forces, for all the mass. It should work. So F is equals to ma. This is my generalization of this के अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ये मेरा 1 kg मास है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई 10 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज
वन सिचुएशन ओनली। अब मैंने इसी सिचुएशन को जनरलाइज करना है, जनरलाइज कर दिया मैंने, एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू ए। नाउ मैं एफ की कोई भी वैल्यू डालूँ, एम की कोई भी वैल्यू डालूँ टू गेट द ए, ठीक है। अब मैंने वन कंडीशन से जनरलाइज कर दिया, और फिजिक्स में यही होता है, वी डोंट हैव टू डील विद वन सिचुएशन, वी हैव टू डील विद मल्टीपल सिनारियोज। सो वी हैव टू, सो ऑल द सिनारियोज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय दैट इक्वेशन, ठीक है। इसलिए वी स्टडी द अलजेब्रा इन फिजिक्स। सो algebraic relationship hold any value, so मास की कोई भी वैल्यू, f की कोई भी वैल्यू, वी कैन गेट द एक्सेलरेशन, ठीक है। सो देर आर सर्टेन फॉर्मूलाज विच जो कि हमारे फिजिक्स में यूज़ होते हैं, दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज दैट यू गो थ्रू, देर इज़ नथिंग न्यू इन दिस, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू, यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस फॉर्मूला, ठीक है। दिस हम जैसे जैसे आगे फिजिक्स में यूज़ करेंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ये फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, यू विल गेट टू नो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में उसके वेरिएबल का पावर कितना रेज्ड है, ठीक है। सपोज फॉर इंस्टेंस ये मेरा एक रिलेशनशिप है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का, तो यहाँ पे मेरी जो पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है, सो दिस इज द मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, सो जो मैक्सिमम पावर रेज्ड है दैट इज दैट डिग्री पॉलिनोमियल, सो इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। नाउ सेम वे यहाँ पे I have to take the total variables, total power raised by all the variable। यहाँ पे power raised by x2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी ये that is a 3 degree variable, so this is a 3 degree polynomial। so polynomial में जो हम लोग पढ़ेंगे that is a linear polynomial and the quadratic polynomial, these two we are going to study। linear में क्या होता है, that is a linear relationship, तो y is equals to x plus 5, linear relationship between the function, so x to the power 1 is the relationship, so unit degree होती है इसमें polynomial की, and it has always been like a straight line। this is the relationship, the linear relationship if we are having, it is like a straight line relationship, right। next is the quadratic। so quadratic होता है सेकेंड डिग्री के, अगर मेरे जो इक्वेशन में y is equals to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है किसी भी रिलेशनशिप में दैट इज़ 2 अप टू द 2, सो हेयर दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट मेक श्योर इट इज़ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज इट विल टर्न इनटू अ लीनियर रिलेशनशिप। सो दिस इज माय क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक टर्म होती है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि x की किस वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन रिड्यूस टू 0, द इक्वेशन वैलिड रहेगी, x की किस वैल्यू के लिए दिस विल टर्न टू बी 0, ठीक है। x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए दिस विल टर्न टू 0। सो अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो x की कौन कौन सी वैल्यू मेरी आएंगी, दो वैल्यू आएंगी x की यहाँ पे, बिकॉज वी हैव 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 वैल्यू के लिए दैट y विल बी 0, दोज 2 वैल्यूज, सो दैट इज व्हाट द रूट ऑफ द quadratic equation। so see here, this is y, this is x, one graph is this, if I take another graph is this, same y x, third I'll take this graph। so यहाँ पे I don't have any roots, मेरे पास कोई भी एक x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए my equation is reduced to 0, मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, नो रूट्स सेटिस्फाई, कोई भी x की वैल्यू 0, कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिससे मेरी y की वैल्यू 0 हो जाए। सो दिस सेट ऑफ ग्राफ डज नॉट हैव एनी रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे वी आर हैविंग 2 रूट्स, दीज आर द 2 रूट्स आई एम हैविंग, कि इन दोनों x की वैल्यू के लिए माई y वैल्यू इज 0। यहाँ पे क्या है, मेरे इक्वल रूट्स हैं, बोथ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, दोनों रूट्स मेरे इक्वल हैं, ठीक है, दोनों मेरे रूट्स इक्वल हैं। so that's why this single value of x is coming where y is 0, ठीक है। so इस इक्वेशन में कोई रूट्स नहीं है मेरा, ऑल द रूट्स आर इमेजिनरी, यहाँ पे 2 रियल रूट्स हैं, यहाँ पे 1 रियल रूट है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। और जो ये मेरी इक्वेशन है, सपोज दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए एक्स स्क्वायर सपोज बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन ए, अगर ए मेरा a पॉजिटिव है तो पैराबोला विल ओपन अप, पैराबोला विल गो लाइक दिस इफ a is greater than 0, if we'll see it in the coordinate geometry, this parabolas and all, but right now I'm just giving you a brief कि पैराबोला के जो माउथ ओपनिंग
ए के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है. अगर ए ग्रेटर देन 0 है पैराबोला ऊपर ओपन होगा, अगर ए लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा. ठीक है. अनदर थिंग इज के अगर मेरा ये इक्वलिटी की जगह ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मेरा दिस एरिया विल बी कमिंग. अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये जो पैराबोला के इधर का एरिया है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेस देन 0, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन 0, दिस एरिया. बिकॉज वी विल सी सर्टेन इसकी एप्लीकेशंस, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 की एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे इन द प्रोजेक्टाइल मोशन. इन द प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम लोग एक आध क्वेश्चन हमारा शायद आएगा जहाँ पे हम लोग इसका देखेंगे कि जहाँ पे हमारी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, या रूट्स इमेजिनरी हैं या रूट्स रियल हैं, वहाँ पे देखेंगे हम लोग ये चीज़ें. तो इसकी एप्लीकेशन वहाँ पे आएगी. और इन सब की भी एप्लीकेशन, दिस ऑल एप्लीकेशन विल कम इन द क्वाड्रेटिक, कम इन द पैराबोला एंड द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो नाउ देर आर certain properties when we have the two roots. So alpha and beta are the roots. So alpha and beta की वैल्यू कैसे निकालते हैं? That is minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. This is my root. यहाँ पे b की वैल्यू, this is b value, this is a की वैल्यू ये, and c की वैल्यू. If we put all these values we get the value of alpha and beta, two roots. अगर ये मेरी वैल्यू 0, ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, दैट इज मीन्स कि हमेशा रूट मेरा ग्रेटर देन, रूट में जो चीज़ें होती है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. अगर वो चीज़ मेरी लेस देन 0 हो जाए दैट मीन्स ये जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इट्स आर द इमेजिनरी रूट. दैट मीन्स नो वैल्यू इज़ देयर. कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है एक्स की जिसके लिए वाई मेरा 0 हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज़ द पैराबोला इन दैट केस. कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है जहाँ पे मेरा वाई 0 हो रहा है. ठीक है. अगर ये मेरी टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो, ठीक है. और अगर ये ग्रेटर देन 0 है देन आई गेट टू रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, जो जिसकी वैल्यू, दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा. नाउ विद दीज टू वैल्यू इफ़ वी डू अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर मैं सम ऑफ द रूट्स लूँ, सम ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू दोनों में कैंसिल हो जाएगी एंड आई विल बी गेटिंग माइनस बी बाई ए. सो दिस टर्म लीनियर के साथ वाली टर्म डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक के साथ वाली टर्म, दैट इज माइनस बी बाई ए विल गिव मी द सम ऑफ रूट. Then I'll be having the product of the root. प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने का टर्म है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट टर्म है मेरी डिवाइडेड बाय जो क्वाड्रेटिक के साथ टर्म है. ठीक है. सी बाय ए. ये सारे विद साइन लगाने होंगे हमने ना. ठीक है. सो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए, एंड डिफरेंस ऑफ द रूट इज दिस वैल्यू विल कम रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए. दिस इज माई डिफरेंस ऑफ द रूट्स. क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. I hope quadratic equation is clear. Now we'll move down to binomial expression and theorem. Binomial expression क्या होती है कि दो, whenever there are two terms in our equation, so if I'm having x plus y in my term, so that is a binomial expression. If I'm having 1 plus x, दो term है, one term is this, another term is there, that is also called binomial. If I'm having a plus b plus c, this is not a binomial. ठीक है. जब भी मेरी दो टर्म होंगी, चाहे उसमें एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, या दोनों वेरिएबल है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ बाइनोमियल टर्म. सो बाइनोमियल टर्म में जैसे a plus b 2x minus 3y, these both contains two terms, so we call it a binomial term. So binomial term का मेरे पास एक्सपेंशन है. सपोज x plus a की पावर n है, n की वैल्यू 1 to एनी पॉजिटिव इंटीजर यू कैन टेक. सो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? जैसे हमने फॉर्मूलाज देखे थे, x plus a का होल स्क्वायर, x plus a का होल क्यूब. सो विद दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर दिस. वो कैसे करते हैं? nc0 x raised to power n a raised to power 0. ठीक है. a raised to power 0 is my 1. then nc1 x raised to power n minus 1 a की पावर 1. यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है इसकी पावर धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी 0 1 2 3 4 to n, और x की पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी x raised to power n minus 1 and up to 0. सो दिस वे इसकी पावर कम होती जाएगी, जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर बढ़ती जाएगी. एंड वी आर हैविंग nc0 nc1, these are the coefficient. दिस वे. सो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? nc0 x raised to power n, x की पावर n, इसकी x की पावर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है n minus 1 n minus 2, और a की पावर मेरी 0 हो रही है, इंक्रीज हो रही है a0 a1 a2 an. सो दिस इज हाउ वी एक्सपैंड द टर्म. सो यू कैन डू द एक्सपेंशन ऑफ x plus a raised to power 2. You can put the 2, you can take n as a 2
and you can do the expansion and you can get the get this formula x square plus a square plus 2x. You can get that formula also. now यहाँ पे जो मेरा n c r टर्म है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ कॉम्बिनेशन. सो इसका जो फॉर्मूला होता है NCR का, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मेरे को एक फैक्टोरियल चाहिए, सपोज मेरे को 3 का फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 करूँगा. ठीक है. अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल चाहिए, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1. दिस इज 5 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल. सेम वे n का फैक्टोरियल कितना होगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 1. सो दिस इज n फैक्टोरियल. r फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, जो नंबर है उसका फैक्टोरियल, एंड n माइनस r इज जो n माइनस r का फैक्टोरियल. ठीक है. सो दिस वे वी एक्सप्रेस द फॉर्मूला फॉर दिस combination term, this coefficient term. So this is the expansion of the binomial term. Binomial term का भी एक आध एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारे को अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है, तब उस टर्म उस कंडीशन में वी आर गोइंग टू यूज़ द binomial theorem expansion. So some properties regarding the binomial expansion. The total expansion term है मेरे पास n+1. ठीक है. तो अगर मेरा सपोज x प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो इसमें कितनी टर्म आ रही है मेरी, x प्लस ए का होल स्क्वायर है, इसमें कितनी टर्म है मेरी, 3 टर्म्स ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x है. ठीक है. देर आर 3 टर्म्स इन टू इट. सो सेम वे अगर मेरे पास x रेज़ टू पावर n है, तो आई एम हैविंग n+1 टर्म्स. पावर ऑफ a, एज यू हैव सेड, डिक्रीज बाय 1, एंड द power of x is decreasing by 1 in each and every term, and the power of a is increasing by 1 in each and every term, and the sum of the power is always n. So sum of the power of x and sum of the power of a is always equal to n. ये constant रहता है. इसके बेस पे you will be having the formula you will be having the questions in mathematics, but not here. It is just to give you a brief idea. एप्लीकेशंस वगैरह हार्डली कोई फिजिक्स में पूछी जाएंगी, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इट. यहाँ पे जैसे कि NC0, NC1, दीज आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. सो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, इसकी एप्लीकेशन बहुत फिजिक्स में आएंगी हमारे पास. सो विल सी द एक्सपेंशन ऑफ दिस. सो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, जैसे कि हमने देखा 1 प्लस nx. ठीक है. x की पावर 1, देन x की पावर 2, x की पावर 3, धीरे धीरे x की पावर बढ़ती जाएगी. यहाँ पे 1 प्लस nx, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2. यहाँ पे NC2 है, ये यहाँ पे NC3 है, जो कि हमने इधर की यहाँ पे देखा था. दिस इज ठीक है. सो सेम वे इसको यहाँ पे मेरी वैल्यू है, x की वैल्यू को 1 डाल दिया यहाँ पे, और a की वैल्यू को, जो मेरी यहाँ पे a की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू x, और इसका एक्सपेंशन सेम वे किया, तो आई गॉट दिस टर्म. नाउ अगर n की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, if n is greater than 0, that means 1 2 3 4 है, then I'll be getting n+1 terms. if n की वैल्यू मेरी लेस देन 0 है, then I'll be getting infinite terms in this. अनदर केस जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसकी ज़्यादा होगी हमारे फिज़िक्स में, वो है कि अगर ये x की वैल्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन 1. सो यहाँ पे x की वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1. सो यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आई जस्ट रिमूव दिस एक्स स्क्वायर टर्म, बिकॉज इफ़ आई डू किसी छोटी टर्म का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो और भी छोटा हो जाएगा. क्यूब करूँगा तो बहुत ही छोटा हो जाएगा. तो आई कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म एंड आई कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, एंड आई कैन टेक ओनली द फर्स्ट 2 टर्म्स. तो सेम वे 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n है मेरे पास, तो मैंने इसकी पहली 2 टर्म ली 1 प्लस nx. सो आई हैव डन 1 प्लस nx. सेम वे अगर मेरे पास 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n है, पहली 2 टर्म ली 1 माइनस nx. यहाँ पे भी मैंने 2 टर्म ली 1 माइनस nx. यहाँ पे मेरा जो पावर है दैट इज़ माइनस n. यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस n, यहाँ पे 1 प्लस nx. फर्स्ट 2 टर्म्स आई हैव ओनली टेकन. सो इसकी एक एप्लीकेशन होती है हमारी कि व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटी ओवर द अर्थ सरफेस किसी डिस्टेंस हाइट पे. सपोज ये अर्थ है, यहाँ पे एक हाइट h पे. इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटी हेयर, सो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट. g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ, r प्लस एच स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ, और हाइट कितनी हाइट पे देख रहा हूँ. तो नाउ दिस हाइट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल देन द r. ठीक है. तो देन आई कैन अप्लाई दिस थिंग, दिस लॉजिकल अप्रॉक्सीमेशन आई कैन अप्लाई. अब कैसे अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे लेता हूँ जी डैश. यहाँ पे मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लेके एंड r स्क्वायर कॉमन लेके आई कैन कैंसिल दिस इज़ 1 प्लस h बाई आर. की वैल्यू क्या हो गई, वेरी वेरी स्मॉल. यहाँ मैंने ऊपर ले गया इसे.
ठीक है, ये मेरा स्क्वायर था, इसको मैं ऊपर ले गया, -2 हो गया, और ये मेरी वैल्यू बहुत छोटी है, इस छोटी वैल्यू के लिए आई जस्ट टेक द अप्रॉक्सीमेशन अप टू 2 वैल्यूज। सो मैंने ये वाली चीज़ ली, अप टू 2 वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन ले ली, तो अप्रॉक्सीमेशन 2 वैल्यू ली मेरी g इंटू ये जो 2 है दैट विल कम अप हेयर एंड इट विल बिकम 1 - 2h/r। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन वी डू इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो हम लोग उसमें अगर हमारी x की वैल्यू बहुत छोटी है, जो कि हम लोग देखेंगे बहुत केसेस में हमारे को मिलेगा इन फिजिक्स में, तो उस केसेस में हम लॉजिकल अप्रॉक्सीमेशन लगा के पहली 2 टर्म्स लेते हैं, जिसके बेसिस पे वी कुड एबल टू गेट द आंसर्स, राइट। So this is all about elementary algebra. So now we will move on to trigonometry, elementary trigonometry. We don't have to go deep into algebra and all, और जैसे जैसे हमारा फिजिक्स में आता रहेगा तो आई विल ट्राई टू रिलेट कि अगर कोई कंसेप्ट हमारा यहाँ पे छूट भी गया तो आई विल ट्राई टू रिलेट दैट कंसेप्ट जैसे जैसे कि हमारा फिजिक्स में जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे, तो we will try to cover up those topics which has been left over. But I think जितना अभी तक हमने elementary algebra देखा है, that is more than sufficient to cover up 98 or 99% of your problem based physics application. Now we'll move down to elementary trigonometry. Elementary, just take the water. सो एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, सो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में देखी थी, वेयर वी हैव सीन के ट्रायंगुलेशन मेथड में वी यूज़ द एंगल, वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगुलेशन मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ inaccessible mountain. Suppose this is an inaccessible mountain, ये बीच में रिवर है, तो with this theta you could able to get if you know this theta, you drag yourself to another, you move to another theta, and then you know this this distance, and with the trigonometric relation you could able to find the height of inaccessible object. So हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, then we have seen in the parallax and we have seen कि कैसे distant star का, moon का, sun का, and all this thing, all this distant object we could able to get it from the parallax method. So there also we have used the fundamental of trigonometry only. So mostly in most of the places in physics we are going to use trigonometry. So mainly whenever we have to resolve anything into some different coordinates into some coordinate system. Suppose this is my force and this is my theta, and I have to resolve it into two perpendicular coordinate. Here is f cos theta and f sin theta. So to forces को resolve करने के, acceleration को, velocity को resolve करने के लिए, to resolve these things, to resolve our physical quantities, there also we use trigonometry. So बहुत wide application है trigonometry के. Then we have the trigonometric application in SHM, in oscillations, in waves के, जहाँ पे भी repetitive function हो रहा है हमारा, and periodic function हो रहा है, जहाँ पे भी चीज़ें repeat हो रही हैं, there also we use trigonometry. Then we use the trigonometry in EMI, AC power, there also we use the trigonometry. वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे. रे ऑप्टिक्स में डिफ्रेक्शन, रे ऑप्टिक्स में हम लोग डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन and refraction, Snell's law, all those places we are going to use trigonometry a lot. So trigonometry is having a wide application right from the first chapter till the last chapter we are going to see. So trigonometry is the language of angles and waves. Waves is like sine wave, cos wave. So this is the language of angle and waves. So एंगल सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंगल कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, एंगल मेजर करने का क्या बेसिक है. सो एंगल किसी भी रिवॉल्विंग लाइन का एंगल मेजर करना है तो वी नीड टू हैव अ रेफरेंस लाइन. सो सपोज दिस इज़ माय रिवॉल्विंग लाइन जो कि यहाँ पे है, फिर देन इट गोज अप टू हेयर, देन इट गोज अप टू हेयर, देन इट गोज अप टू हेयर. सो एक यूनिवर्सल आइडिया है दैट वी आर गोइंग टू measure the angle from the positive x direction in the anti-clockwise
इन द एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे सारे एंगल, ये एंड दिस डायरेक्शन में वी आर गोइंग टू सी ऑल द एंगल्स. सो ये जो एंगल है ओ पी के बीच में, दिस इज़ माई एंगल. ठीक है, यहाँ पे ओ एंड पी डैश के बीच में पॉजिटिव एक्सिस से दिस इज़ माई रेफरेंस लाइन. फ्रॉम हेयर आई विल चेक इट, दिस इज़ माई एंगल. नाउ दिस विल बी, दिस इज़ माई एंगल. ठीक है, and now this is, and now this line, this is my angle. So we always measure going in the direction of in anti-clockwise from the positive x-axis. That is how we are going to measure the angle, right? और जब ये OP line, suppose this OP line take the complete round and come back here on the reference line, we call it a 360 degree. 360 डिग्री रोटेशन हो गया इसका, या इसने 490 डिग्री के क्वाड्रेंट्स कवर कर लिए. सो थीटा इज़ 360 डिग्री. जब ये ओपी लाइन यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गई बिल्कुल, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आ गई, उसके बाद फिर ये सेम रिपीटेशन होगा. सो दैट्स वाई ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, बिकॉज इट्स पीरियोडिक. एक बार यहाँ पे आ गया, देन इट रिपीट द सेम मैनर. तब यहाँ पे आ गया, फिर देन इट्स गोइंग टू रिपीट द सेम मैनर. सो दैट्स वाई दिस ट्रिग्नोमेट्री इज़ बीइंग यूज्ड इन द पीरियोडिक फंक्शंस, जहाँ पे भी ऑसिलेशंस वगैरह चीज़ें आती हैं वहाँ पे यूज़ होती है. ठीक है, सो हम लोग यहाँ थे कि अगर ये ओपी लाइन मूव करके यहाँ तक आ जाए तो वी कॉल इट के 360 डिग्री मूव कर गया. ठीक है, सो द सेम फंडा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, थोड़ा गलत लिखा है, चेंज इट. So this is my clockwise, this is my anti-clockwise from positive x. So this is my positive theta. अगर मैं clockwise डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो I'll be measuring negative theta. So दो मेथड होते हैं हमारे मेजर करने के एंगल्स को. वन इज़ सेक्साडेसिमल, अनदर वन इज़ सर्कुलर. सेक्साडेसिमल में क्या होता है, वन राइट एंगल इज़ 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज़ माई 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज़ माई 60 सेकेंड्स. सो इसके बेस पे हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में इसकी कन्वर्जन एंड कुछ एक प्रॉब्लम्स देखी थी इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट. जस्ट गो थ्रू दैट. देन अनदर वन इज़ द सर्कुलर में क्या होता है, दिस थीटा एंगल रोटेशन इज़ माई दिस आर्क डिवाइड बाय रेडियस. दिस आर्क इज एस डिवाइडेड बाय रेडियस. ठीक है, व्हेन एस इज इक्वल्स टू आर, मेरा थीटा हो जाता है 1 रेडियन. व्हेन एस इज इक्वल्स टू आर, थीटा इज़ 1 रेडियन. ठीक है, और आई नो दैट पाई इज़ माई 180 डिग्री. सो 3.14 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 1 रेडियन की वैल्यू मेरी आ गई 57.3 डिग्री. दिस 1 रेडियन की मेरी वैल्यू आ गई 57.3 डिग्री एंड 2 पाई रेडियन इज माई 360 डिग्री. सो दिस इज अ circular measurement that we usually do in circular mechanics. In circular motion questions we get a wide application of this. Next is we're going to study sine, cosine and how they act in different quadrants. What are their values? All those things we are going to see now. So these are 4 quadrants, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4. 4 quadrants है मेरे पास. So sine I know is my perpendicular. If this is my theta, so sine is perpendicular divided by hypotenuse. Cos theta is my base divided by hypotenuse. Tan theta is my perpendicular over base. ठीक है, और sin theta मेरा perpendicular over hypotenuse है. Hypotenuse is always greater than p, so sin theta की value will always be less than 1. Same way for the cos theta, base is always less than hypotenuse, so cos theta will always be less than 1, right? This is my theta, and there is one more relationship, p square plus b square is equals to h square. This is another relationship that we are having. Now this is the range of sin theta -1 से 1 तक, cos theta -1 से 1 तक हमने देख लिया यहाँ पे क्यों. एंड देन tan theta, ये इक्वल टू साइन नहीं आएगा, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1. दिस इज नॉट इक्वल टू साइन नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है,
tan theta can take any real value. Now मेरा OP जो सपोज माई रिवॉल्विंग लाइन इज दिस OP, ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है. सो नाउ मेरा एंगल क्या होगा फ्रॉम द पॉजिटिव गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज +x, तो दिस इज प्लस थीटा इज माई एंगल. ठीक है, नाउ आई विल सी कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा. साइन थीटा इज दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस इज माई पॉजिटिव, +x +y है. ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव आ गया. कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा भी ये और ये होगा. दिस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. एंड अदर वैल्यूज लाइक cosec theta is 1 by sin theta and sec theta is 1 by cos theta and cot theta is 1 by tan theta. ठीक है, सो अगर मेरी यहाँ पे sin theta पॉजिटिव है, cos theta पॉजिटिव है, and tan theta is also positive if this is my line. So tan theta is perpendicular over hypotenuse, that is also positive here. So अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो my other values will also be positive like cosec, cot and sec. Now in this we'll see this one कि अगर मेरा revolving line is in the second quadrant, अब second quadrant में क्या होगा, my y is positive, perpendicular is positive but base is negative. अब base किस में आता है मेरा, cos में. So यहाँ पे cos and sec that is negative, और tan में भी मेरा base आएगा, that is also negative because perpendicular over base होता है, that tan is also negative. ठीक है, दिस tan वैल्यू, tan and cot also negative. इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली माई साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव बिकॉज परपेंडिकुलर इज प्लस y, ये पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज वाई माई साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. इन द थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे मेरा x भी नेगेटिव है एंड परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है. यहाँ पे मेरा ओनली tan एंड cot जिसमें मेरा परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है, तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव कट के, दैट इज ओनली tan एंड cot विल बी पॉजिटिव हेयर. इस वाले में यहाँ पे मेरा बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो दैट मीन्स बेस पॉजिटिव, कॉस एंड सेक वाले पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिग्रीज हैं, उनकी वैल्यू है. सो इट्स गुड कि आप लोग अगर इसे मेमोराइज कर लेंगे. सो दैट इज़ यूजली मोस्टली जो फिज़िक्स के एप्लीकेशन आती हैं उसमें यही सारे एंगल्स दिए जाते हैं मैक्सिमम बेसिस पे. और एक एंगल जो मोस्टली दिया जाता है दैट इज़ 3, 4 and 5, 3, 4 and 5. ठीक है, दैट इज़ बीन एंगल गिवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो दिस इज़ माई 53 डिग्री, राइट, दिस इज़ माई 53 डिग्री, दिस वाला, ये वाला 3, 4, 5. सो इसमें साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0 एंड 90 साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, कॉस 90 0 एंड tan 90 इज इन्फिनिटी. सो अगर हम ग्राफ में देखें हाउ द ग्राफ वेरीज, सो साइन थीटा का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, दैट गोज अप टू मैक्सिमम वैल्यू इन एट π/2, π/2 इज दिस. तो these all values are coming in between this and this, तो ये सारी वैल्यूज़ के बीच में आ रही है, π/2 तक मैक्सिमम जाता है, then it goes down, then it further goes here and then start repeating itself like this. So up to this point it is unique and उसके बाद यहाँ से पूरा रिपीट करने लगता है अपना ग्राफ. ठीक है, और हमने देखा है कि साइन की हम लोग छोटी वैल्यू के लिए एग्जैक्टली सेम वैल्यू ले लेते हैं, बिकॉज जब x की वैल्यू मेरी बहुत स्मॉल होती है तो साइन फंक्शन इज लाइक y = x, बिकॉज इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. फिर धीरे धीरे कर्व स्टार्ट होता है उसका, बट स्टार्टिंग में नियर टू दिस x, नियर टू दिस लाइन, नियर टू दिस एंगल, स्मॉल एंगल के लिए ये y = x होता है. इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस tan और साइन में, tan में भी अगर आप देखोगे दिस इज़ माई tan, सो यहाँ पे भी x = y स्ट्रेट लाइन बनती है. सो दैट्स वाई साइन और tan के स्मॉल एंगल्स में अगर वो विल टेक इट, साइन 1 डिग्री = 1, tan 2 डिग्री = 2. सो y = x बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसकी वजह से वी टेक फॉर द स्मॉल एंगल लाइक दिस. तो साइन का मेरा ग्राफ ये हो गया 0 एंड π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू. कॉस का जो ग्राफ होता है दैट इज़ लाइक शिफ्टेड द साइन ग्राफ टू π/2 लेफ्ट साइड पे मैंने शिफ्ट कर दिया. तो ये वैल्यू जो टॉप वैल्यू है मेरी यहाँ पे आ गई, ये मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया. ठीक है, सो नाउ जो मेरी 0 पे π/2 मैक्सिमम, ये मेरा 0 हो गया, ये -π/2 हो गया सपोज करो. ठीक है, ये +π/2 हो गया. सो यहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे है, मिनिमम वैल्यू
2 minus pi by 2 पे, and this also repeats itself. This graph also repeats itself after 2 pi. This is my tan y. Tan y start from 0 and goes up to infinity, positive minus infinity to plus infinity. This is my tan y. और sin x और cosec x is opposite of sin x, तो इसका this is इसका अपोजिट हेयर बन जाएगा, इसका यहाँ पे बन जाएगा. cos x का sec x अपोजिट हेयर हेयर हेयर, दिस इज माई sec x. cot x का दिस इज माई ग्राफ फॉर cot x. ठीक है. सो ये 6 बेसिक्स ग्राफ है. मोस्टली हम लोग साइन और कॉस के ग्राफ्स को ही ज़्यादा स्टडी करेंगे, बिकॉज दीज टू ग्राफ्स ओनली विल बी सीइंग इन आर लेटर चैप्टर्स इन SHM, ऑसिलेशन, AC पावर एंड ऑल. तो वहाँ पे सारा हम साइन एंड कॉसेक बेसिस पे ही करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट विल सी साइन एंड कॉसेक ग्राफ. सो दिस इज माई साइन ग्राफ. यहाँ तक इट इज़ यूनिक. इसके बाद इट स्टार्टेड रिपीटिंग इटसेल्फ. पूरा का पूरा सेम रिपीट होता है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. तो अप टू 2 पाई इट्स अ सेम, इट्स वैल्यू चेंज हो रही है. 2 पाई के बाद जो वैल्यू मेरी यहाँ पे थी वो वैल्यू मेरी यहाँ पे आएगी, जो वैल्यू मेरी यहाँ पे थी वो वैल्यू यहाँ पे आएगी. सो 2 पाई के बाद इट रिपीट्स इटसेल्फ. सेम वे अगर मैं cos x क्या होता है कि मैं sin x को लेफ्ट साइड पे π/2 शिफ्ट कर दूँ. सो दिस इज आई शिफ्टेड दिस थिंग टू हेयर, π/2 शिफ्ट कर दिया. ठीक है. नाउ ये भी देन दिस ऑल्सो वेरीज विद π/2. जैसे ये π/2 है तो सेम वे cos x ऑल्सो इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई. 2 पाई के बाद ये भी अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है. तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, यहाँ तक आ गया. अब देन अगेन इट स्टार्टेड रिपीटिंग इटसेल्फ लाइक दिस. 2x ने ये दैट ऑल्सो स्टार्टेड रिपीटिंग इटसेल्फ. cos x ने भी अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया. ठीक है. आफ्टर 2 पाई. सो sin x y is equal to sin x. So sin 2x plus x, sin 4x plus x, 6x plus x. So 2n pi. So sin 2n pi plus x is equals to sin x. So 2 pi के बाद it started repeating itself. It will become a periodic function. Right? Next we'll see some formulas that will be used in our physics. So one is this identity formula, sin square theta. ये बहुत यूज़ होगा. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. विल सी जब हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस में in electrostatics we are going to use this formula a lot. 1 plus tan square theta is equal to cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. That is identity. And the another one is 1 plus cot square theta is equal to cos square theta. Same way we are having the addition formula. Suppose मेरे पास sin a plus b है, तो इसको मैं expand कैसे करता हूँ. That is been given sin a cos b plus cos a sin b. तो ये मेरे को हेल्प करता है. जैसे मेरे को sin 15 की वैल्यू निकालनी है, मुझे sin 15 नहीं पता क्या है. ठीक है. तो ये कैसे हेल्प करेगा मेरे को. मैं sin 45 माइनस इसको 15 को मैं 45 माइनस 30 लिख देता हूँ. अब नाउ आई कैन ओपन अप. मेरे को sin 45 की वैल्यू पता है, sin 30 की भी वैल्यू पता है, cos 45 की भी, cos 30 की भी वैल्यू पता है. ठीक है. तो ये सारा यूज़ होता है कि किसी अननोन एंगल को थ्रू द नोन एंगल जानना है हमारे को. तो वी यूज़ दिस एडिशन एंड सबसेक्शन. सेम वे cos एंड tan का फॉर्मूला है. tan का tan a प्लस माइनस tan b, 1 प्लस माइनस tan a tan b. ठीक है. दिस वे वी गेट टू नो, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट अननोन एंगल्स थ्रू द नोन वैल्यू ऑफ एंगल्स. अगर मेरे को sin 75 डिग्री पता करना है, सेम वे आई कैन डू sin 45 प्लस 30 डिग्री. ठीक है. मेरे को 45 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है. तो फ्रॉम द बेसिक नोन एंगल से अननोन एंगल निकालने के लिए यूज़ इट इन मोस्ट ऑफ द टाइम. सेकेंड इज माई मल्टीपल. सो यहाँ पे अगर मेरा साइन 120 डिग्री है, डबल एंगल है, उसको मैं दो सिंगल एंगल में कैसे प्रेजेंट करूँगा. 2 sin 60 cos 60. सो डबल एंगल को सिंगल एंगल में कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज दिस फॉर्मूला इज बीन सेइंग. सो sin 2a इज 2 sin a cos a, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. और अगर मैं sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ से ये वाली उठा दूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर a, इट विल बिकम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a. और अगर मैं sin स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे cos स्क्वायर में डाल दूँ तो इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. एंड द थर्ड वन इज tan 2a, दैट इज 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a. सो
डबल एंगल को सिंगल एंगल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, वी हैव द फॉर्मूलाज फॉर दिस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन फॉर्मूलाज, दैट इज हैविंग अ गुड एप्लीकेशन इन फिजिक्स। सो यहाँ पे अगर मेरा एंगल दे रखा है 2n प्लस पाई, अगर मेरा सपोज एंगल दे रखा है साइन 420 डिग्री, साइन 420 डिग्री को आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू लाइक दिस 2 पाई प्लस 60 डिग्री। सो अगर मैं इस एंगल में ब्रेक डाउन कर लेता हूँ किसी भी एंगल को इस फॉर्मूला में ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, देन आई अप्लाई दिस फॉर्मूलाज। सो सपोज मेरे पास साइन 420 डिग्री है, आई चेंज इट इनटू साइन 360 प्लस 60, ठीक है। मैं आई हैव कन्वर्टेड इनटू दिस एंगल 2n पाई प्लस थीटा, या मेरे पास साइन 720 डिग्री है, साइन 1000 डिग्री है, साइन 2000 डिग्री है। सो आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू दिस। इसको मैंने सपोज साइन 1000 डिग्री है, ठीक है, तो मैं इसको भी ब्रेक डाउन करके साइन 2n पाई, सो 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री इंटू 3 करूँगा मैं। तो ये 1080 आ जाएगा, तो 2 करूँगा प्लस सम एंगल लाइक दैट आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू दिस एंगल। तो कोई भी साइन की वैल्यू आई कैन गेट इट डाउन। सो एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, साइन 420 डिग्री है तो मैंने उसको ब्रेक डाउन कर लिया साइन 360 प्लस 60। तो जब मैंने इसको इसमें ब्रेक डाउन कर दिया तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, जब भी मेरा 2n पाई रहेगा फंक्शन साइन का साइन रहेगा, ठीक है। बट आई हैव टू चेक के आई थिंक इट विल कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो आई डोंट हैव टू चेक इट द क्वाड्रेंट, आई डोंट हैव टू चेक द क्वाड्रेंट बिकॉज 2n पाई के बाद वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। तो फंक्शन सेम का सेम रहेगा। सो साइन 420 साइन 360 प्लस 60 में मैंने इसको इस फॉर्मुलेशन में ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा साइन का साइन रहता है, एंड आई विल टेक डाउन दिस एंगल साइन 60। सो साइन 420 इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। इसको इसमें ब्रेक डाउन कर लिया, तो साइन की कोई भी वैल्यू को इसमें ब्रेक डाउन करके आई कैन गेट इट, ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। सो साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अगर मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इसमें 90 प्लस माइनस थीटा में, अगर इसमें ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस मेरे को कॉस 120 डिग्री दे रखा है, कॉस 120 डिग्री मैंने किया, कॉस 90 प्लस 30 में ब्रेक। इसमें क्या होता है, मैं इसका कोफंक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आई चेंज, सपोज दिस इज कॉस, इट विल चेंज टू साइन। अगर यहाँ पे साइन है इट विल चेंज टू कॉस। सो यहाँ पे कोफंक्शन में चेंज हो जाएगा। देन आई हैव टू चेक द क्वाड्रेंट, 90 प्लस माइनस थीटा का क्वाड्रेंट। अगर 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, अगर 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव टू चेक द साइन इन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में साइन है, एंड वी हैव टू चेंज द फंक्शन टू को फंक्शन। सो यहाँ पे कॉस 120 डिग्री है मेरे पास, तो मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया इसमें 90 प्लस माइनस थीटा में, दैट इज 90 प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री को। नाउ आई चेंज इट टू कोसाइन। कोसाइन क्या होगा, कॉस का, कॉस 90 प्लस 30 मीन्स मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 प्लस 30, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, सो माइनस, अब मैंने कॉस को चेंज कर दिया को फंक्शन में, माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। सो साइन 90 प्लस 30 इज कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में भी यही रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक पॉजिटिव रहता है बस, ठीक है। थर्ड इज कि अगर मैं किसी भी एंगल को आई विल ब्रेक इट डाउन टू दिस एंगल 180 प्लस माइनस थीटा। अब नाउ फॉर इंस्टेंस अगेन मेरे पास कॉस 120 डिग्री है, कॉस 120 डिग्री को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, सेम इस फॉर्मुलेशन में ब्रेक इट डाउन 180 माइनस 30। तो इसके अंदर क्या रहता है कि मेरा फंक्शन सेम रहता है, अगेन द साइन विल गो एज पर द क्वाड्रेंट, ठीक है। फंक्शन क्या रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। नाउ 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा इज 180 दिस, सो दिस विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन नेगेटिव, सो माई वैल्यू विल बी कमिंग एज कॉस माइनस 60 डिग्री, ठीक है। नाउ लास्ट इज माइनस थीटा विल कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज दिस इज प्लस थीटा, अगर मेरा यहाँ पे कोई होगा तो दिस इज माइनस थीटा, ठीक है। दैट विल कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या रहेगा, आपका फंक्शन सेम रहेगा, साइन है, अगर मेरा साइन अगर आई फाइल टेक साइन माइनस थीटा तो फंक्शन सेम रहेगा, एंड उस क्वाड्रेंट में
साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो डेट विल टू साइन थीटा माइनस. अगर मेरा कॉस होता है यहाँ पे कॉस माइनस थीटा, तो इट विल बी कॉस थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस मेरा पॉजिटिव होता है. क्लियर. सो एक बार और देख लेते हैं कि हमारा कोई भी एंगल दे रखा है यहाँ पे. अगर मेरे को साइन 1000 डिग्री भी दे रखा है, तो आई विल ब्रेक इट डाउन टू दिस फर्स्ट. ठीक है, बिकॉज 2 पाई इज माई 360 डिग्री, 4 पाई इज माई 720. So 720 plus I'll take 280 degree, 720 plus 280 degree. I'll break it down to this. So now it will come, no, this way I'll break it down further. This way I'll break the angle down and get the value. So this way I same way I broken it down, sin 420 डिग्री इसको ब्रेक डाउन किया मैंने इस फॉर्मुलेशन में, sin 2n पाई प्लस थीटा. यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, sin 360 is 2 पाई प्लस थीटा इज 60 डिग्री. तो इस केस में अगर मेरा इस ब्रेक डाउन में किया तो मेरा फंक्शन सेम रहता है, साइन का साइन, और इसमें क्वाड्रेंट का फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट ऑल विल कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो साइन का साइन है. यहाँ पे मेरा कॉस 420 होता, तो यहाँ पे ये होता था कॉस 60 डिग्री. ठीक है. नाउ अगर मैं 90 प्लस माइनस में करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे का को फंक्शन में चेंज हो जाता है. जब भी मेरा π/2 प्लस माइनस थीटा होता है, तो दैट विल गॉट चेंज इनटू को फंक्शन. अगर मेरा कॉस 120 डिग्री में लिख रहा हूँ, कॉस 90 प्लस 30 में, 90 प्लस 30 में दैट कॉस विल टर्न इनटू साइन और माइनस वैल्यू, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. ठीक है. 90 प्लस थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. 180 माइनस प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा ये क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा दिस क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे भी फंक्शन सेम रहेगा आपका. सो अगर कॉस 120 डिग्री में ले रहा हूँ, तो कॉस 120 डिग्री को मैंने एक्सप्रेस किया कॉस 180 माइनस 60 डिग्री. ठीक है. कॉस 120 को 180 माइनस 60 में इसमें रिड्यूस किया मैंने पहले. अब यहाँ पे मेरा फंक्शन सेम रहेगा, एंड दिस विल गेट 180 माइनस थीटा, दैट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे माइनस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की मुझे वैल्यू पता है. आई कैन गिव द आंसर. सेम अगर मेरे पास माइनस थीटा में वैल्यू है, दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉसेक के अलावा सारी वैल्यूज इट विल कम एज ए माइनस थीटा. सो साइन माइनस 45 डिग्री, साइन माइनस 45 डिग्री अगर मेरे को दे रखा है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट विल माइनस साइन 45 डिग्री. अब 45 डिग्री की आई विल पुट द वैल्यू 1/√2, सो माइनस 1/√2 विल बी द आंसर. सेम वे अगर मेरे को कोई भी एंगल दे रखा है, आई कुड एबल टू रिड्यूस दैट एंगल डाउन इनटू दीज 4 टर्म्स, और इन 4 टर्म्स के अकॉर्डिंग मेरे पास फॉर्मूला है. केवल 90 डिग्री वाले में, π/2 वाले में मेरा फंक्शन से को फंक्शन होता है, बाकी सब पे सेम रहता है. एंड इन ऑल द केसेस यू हैव टू चेक in which quadrant it is lying, in which quadrant it is lying. That's what you have to check. Okay. So this reduction formula will help you in whenever there is an angle given like on a higher side, और 120 डिग्री काइंड ऑफ एंगल है, आपको 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स ओनली. तो यू ट्राई टू ब्रिंग डाउन ऑल द एंगल्स इनटू दिस वन ओनली, कि अगर आपने इस एंगल्स में लिया है बाकी सारे रिड्यूस करके, देन यू नो दिस वैल्यू एंड यू कैन अप्लाई द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम दिस. सो आइडिया ये है, अप्रोच ये है कि अगर कोई भी एंगल दे रखा है इनके अलावा, यू सी वेदर यू कैन रिड्यूस डाउन दैट एंगल इनटू दीज 4 एंगल. अगर इसमें 4 में एंगल में ब्रेक डाउन कर सकते हो, देन यू हैव द फॉर्मूला टू get down to this set of value which you know the numerical value. ठीक है. These numerical values you know for this angles. Okay. So now we'll see sine and cosine rule of triangle. Sine and cosine rule of triangle and some more trigonometric formulas देखेंगे हम लोग. Sum to product एंड प्रोडक्ट टू सम. सम टू प्रोडक्ट हमारा यूज़ होगा इन वेव्स. जब 2 वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, तब उसमें वी टेक इट 1 वेव, सेकेंड वेव, एंड हाउ दिस वेव सुपर इम्पोज एंड गिव द प्रोडक्ट फॉर्मूला. और ट्रैवलिंग वेव्स, इन दोज केसेस ओनली वी यूज़ सम टू प्रोडक्ट. तो इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है एंड बहुत हैवी लोड फॉर्मूला है. सो आई यू जस्ट गो थ्रू दिस फॉर्मूलाज, एक बार देख लो, बिकॉज यू विल बी अगर जेई के बच्चे हैं तो दे विल बी स्टडिंग मैथ्स, तो उनको तो ये फॉर्मूला आते होंगे, बट फॉर द नीट वन जस्ट स्किम थ्रू दिस फॉर्मूला, यू डोंट हैव टू गो डीप इनटू दिस फॉर्मूलाज. ओके. सो पहले हम लोग ये देख लेते हैं साइन एंड कोसाइन रूल. साइन एंड कोसाइन रूल क्या कहता है कि ट्राइंगल की अगर मेरी 3 साइड्स हैं, उसमें ABC ट्राइंगल में ए साइड
बी साइड सी साइड, और उसके अपोजिट में एंगल अल्फ़ा, बी के अपोजिट में बीटा एंड सी के अपोजिट में गामा। तो साइन रूल क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय उसकी जो साइड है दैट इज़ प्रोपोर्शनेट फॉर ईच एंड एवरी साइड। सो साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय इसकी साइड, इसके सामने की साइन बीटा इज दिस, इसके सामने की इसकी साइड इज इक्वल टू साइन गामा डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द साइन रूल सेज। इसकी डेरिवेशन इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत आराम से हो जाएगी अगर इस पर आप परपेंडिकुलर खींच दो एच की, एंड यू टेक आउट साइन इन बोथ द केसेस, एच डिवाइडेड बाय ए, हियर ऑल्सो यू टेक द साइन एंड इक्वेट द वैल्यू ऑफ एच एंड यू विल गेट दिस थिंग। सो इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सेम वे, सेम परपेंडिकुलर एच ड्रॉप करके यू गेट पाइथागोरस थ्योरम लगा के यू कैन ईजिली गेट दिस रिलेशनशिप. It is not important, but the final formula, final output of this sine and cosine rule is important to get the values of a, b, c or alpha, beta and gamma. So again, triangle है, उनके तीन sides हैं a, b, c, और उनके opposite angles हैं, opposite angles alpha, beta and gamma. So how they are related? Sin alpha by a और a by sin alpha, sin beta by b is equal to sin gamma by c. ये साइन रूल कहता है कि दिस इज हाउ रिलेटेड. और कोसाइन रूल कहता है अगर मेरे को दो नोन साइड्स हैं, थर्ड और उसके बीच का एंगल पता है, इफ़ आई नो ए एंड बी एंड आई नो द एंगल बिटवीन देम, आई कैन गेट टू नो द थर्ड साइड सी. कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा, जो ए और बी के बीच का एंगल है. ठीक है, सो दिस वे आई कुड एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी. ओके, so this way I could able to calculate the value of c. So just have to remember the output of these sine and cosine rule. Here and there problem solving में use होगा, and इससे ज़्यादा कोई application नहीं है इसकी, but problem solving में somehow here and there intermediary steps में कभी कभार use हो जाता है ये formula, just to put it into your mind. Now we have the trigonometric formula, sum to product and product to sum. Sum to product means कि दो एंगल का सम दे रखा है, सपोज साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री. ठीक है, इन दोनों का सम दे रखा है. नाउ हाउ आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट इन द प्रोडक्ट? टू साइन अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 कॉस अल्फा माइनस 30 डिग्री डिवाइड बाई 2. ठीक है, सो this is my from sum to product, and I put those value, this both sides are equal. ठीक है, so sin alpha and beta I represent it into 2 sin alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2. Same sin alpha minus beta I'll put it in cos alpha by 2 and sin alpha minus beta by 2. अगर मेरे पास cos में अगर मेरा रिलेशनशिप है एडिशन का, तो I'll break it down to cos alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2. अगर माइनस है तो यहाँ पे दिस वे I'll break. अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी दे रखा है साइन अल्फा एंड साइन बीटा, सपोज मेरे पास साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे ये एंगल तो बहुत इजी है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट, बट देर आर टाइम्स के ये एंगल काफ़ी अलग दे रखे हैं. सपोज साइन सम डिफरेंट एंगल दे रखे हैं, बट इनके अर्थमेटिक ऑपरेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से यू कैन गेट सम मीनिंगफुल एंगल विच यू नो दैट न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं. साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री आपको दे रखा है. यहाँ पे हाउ यू आर गोइंग टू ओपन इट इन प्रोडक्ट टू सम 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा मीन्स 30 डिग्री माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 90 डिग्री. सो दैट्स हाउ यू ओपन फ्रॉम product to sum. Now if you are having now second thing is, अगर यहाँ पे cos alpha cos beta है then you are having plus here. अगर यहाँ पे आपका cos alpha sin alpha है then you are having minus here. बस ठीक है, इसका एप्लीकेशन बस इन दोनों का एप्लीकेशन अगर होगा तो you will be having it in the superposition of waves में थोड़ा बहुत यूज़ होगा, that too on a very basic level. So but if you are into JE and all, so then you have to go deep into this formulas, because with the application of these formulas you have to do a lot of problem solving in mathematics. Okay, so I guess this is for today. So from tomorrow in the next lecture, not tomorrow, in the next lecture we are going to see coordinate geometry. We are going to see
different set of coordinate system, rectangular coordinate system. We'll get a brief idea of polar coordinate system in 2D, a brief idea of polar coordinate system in 3D, and cylindrical coordinate system भी थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं देखेंगे बिकॉज इन दोनों की एप्लीकेशन हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ होती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत बेसिक देख लेंगे इन दोनों के लिए. और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक, उसके बाद हम लोग पैराबोला, स्ट्रेट लाइंस वगैरह देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ठीक है, देन वी विल स्विच ऑन टू कैलकुलस इन आवर फर्दर लेक्चर्स इन बेसिक मैथमेटिक्स. राइट, सो विल जस्ट गो थ्रू वंस अगेन कि आज हमने क्या देखा. आज हमने सबसे पहले देखा कि हाउ what is the requirement of physics, what is the requirement of mathematics and physics, how mathematics is a language of physics to make it more precise and more quantifiable, to make it more meaningful, to bring intuition to the real. Okay, so that's how the mathematics is required. We have seen. So physics asks the question, so philosophy generates that generate that initiation that you ask the question, physics asks the question and mathematics answer them. That's how the relationships are there. Then we have seen how we start from physics and go up to mathematics by first we have seen something and some curiosity develops in us, and we started doing some experimentation with different values, and on that experimentation we put some logical conclusion out of these experiments, and then we put that logical conclusion into some mathematical formulation, और उस mathematical formulation को धीरे धीरे generalize करते हैं ताकि it can be put into in all the terms, in all the situations, in all the terms and in all the situation. So that's how we have seen how maths and physics are related. Then we have seen the algebra. In the algebra we have seen what is algebra, we have seen what is polynomial and linear equations and quadratic equations. In the quadratic equation we have seen the roots, and we have seen के imaginary roots किस situation में होता है, real roots किस situation में होता है, equal roots किस situation में होता है. We have seen the summation product and the difference properties of roots. Then we have seen the binomial expansion. बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने देखा, और हमने देखा कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर इस सेट ऑफ एक्सपेंशन में अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है तो वी जस्ट टेक द फर्स्ट टू टर्म्स, और इसकी एप्लीकेशन वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इन फिजिक्स. दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन बाइनोमियल. देन वी हैव स्विच इट डाउन टू ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट tool to solve your questions in physics. In fact, the measurement also trigonometry is required, and to further solve the questions, problem solving के लिए trigonometry is very much important. Then to analyze the waves and SHM and the oscillation in the analytical manner, you need trigonometry. Trigonometry is the language of angles. You see how the angles has been related, and to the sides of to the sides. So that's we have seen how the angles has been related. We have seen the type of angle system, measurement कैसे करते हैं. Then we have seen the 4 quadrant, and we have seen the sin theta, cos theta, how they vary in the 4 quadrant. These are the basic angles that you must memorize to increase the speed of your problem solving. You must memorize all these angles, and especially this 37 degree and 53 degree we'll use a lot in kinematics and in Newton law of motion. In most of the cases we use this set of angles. Only with this set of angles mostly we use it. Then we have seen why small degree in sine is equals to the same degree. So we have seen this thing. Here we have seen the graphs of sine 10, and here we have seen how the graphs of sine and cos got repetitive after 2 pi. Here we have seen some identity formula. Here we have seen some addition and subtraction formula. Here we have seen some double angle formula to single angle formula. Here we have seen some reduction formula. Reduction formula means if you have given to reduce down any angle into this angle by using this set of formulas. अगर मैं किसी भी एंगल को इस तरीके से इस एंगल के बेसिस पे ब्रेक कर सकता हूँ, बिकॉज इन्हीं एंगल की मेरे को वैल्यू पता है, देन आई कुड एबल टू गेट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दैट साइन कोसाइन फंक्शन, साइन कोसाइन एंगल. सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 2n पाई में क्या होता है, फंक्शन सेम रहता है. पाई बाय 90 में प्लस माइनस 90 में को फंक्शन में चेंज हो जाता है, और क्वाड्रेंट साइन उसका क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है. 180 में कोई फंक्शन चेंज नहीं होता, और थीटा में माइनस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होता, बट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन रहता है. ठीक है. हेयर वी हैव सीन द साइन एंड कोसाइन रूल.
कि एंगल निकालने के लिए एंड साइड निकालने के लिए, एंड सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, राइट. सो विल एंड अप आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स. अब लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे. ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड. ओके, थैंक यू.